फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके चैनल मिस्टीरियस क्लासेस में। तो आज हमारा सीडीपी का चैप्टर है। चैप्टर 7 जो है उसका ये पार्ट 3 है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी था। इसमें से काफी क्वेश्चन हो सकता है, पूछे जा सकते हैं घुमा फिरा के, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। इसको हम पार्ट टू पार्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी ना हो। तो अगर आप प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं सीडीपी की, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक करेगा, आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं। बाकी मैंने कहा था कि हम चैप्टर वाइज सीडीपी आपके साथ कवर करेंगे, तो सारे चैप्टर हम एक एक करके आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं अपने इस चैप्टर पे, जो कि ये हमारे चैप्टर का क्या है, ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट 3 है, यानी थर्ड पार्ट हमारा है। 2 पार्ट थे हमने, बाकी के जो 6 सिद्धांत है बुद्धि के उसको हमने शेयर किया। अब हम आज बाकी के जो 3 सिद्धांत और बचे थे, क्योंकि टोटल 9 सिद्धांत थे, तो हमने 6 कवर कर लिया है, 3 बचे हैं। तो आज हम इस वीडियो में उसको देखेंगे और इस वीडियो में आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज मैं ये भी बताऊंगी कि कौन सा सिद्धांत से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है बहुत ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। हमने कहा 3 हमारे बचे थे, तो हम 7वां नंबर 6 हमने देख लिया। 7वां हमारा है तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत। तो इसमें आपको 2 वर्ड दिख रहे होंगे, एक तरल और एक ठोस बुद्धि सिद्धांत। तो इसके जो प्रतिपादक है वो कौन है, आरबी कैटल। आरबी कैटल भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो आरबी कैटल या आरबी कैटल, ठीक है। अब इन्होंने, मैंने कहा कि 2 तरह की बुद्धि के बारे में बताया था, तरल और ठोस बुद्धि। और इन्होंने सबसे बड़ी बात की, इन्होंने तो ये दोनों तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि है, दोनों किस तरह से बताया था कि दोनों क्या है, दोनों ही सामान्य योग्यताएं हैं, ठीक है। इनके अनुसार चाहे तरल बुद्धि हो चाहे ठोस बुद्धि हो, दोनों ही समान योग्यताएं हैं। लेकिन अब जानना ये इम्पोर्टेंट है कि ये किस पर आधारित है। तो जो आपकी तरल बुद्धि होती है वो वंशानुक्रम कार्य कुशलता, ठीक है, या फिर केंद्रीय नाड़ी संस्थान की योग्यता पर आधारित होती है। जबकि हमारी जो ठोस बुद्धि है वो किस पर आधारित होती है, वो हमारे अधिगम पर, हमारे अनुभव पर, हमारे वातावरण से संबंधित जो भी कारक होंगे वो उस पर आधारित होता है। तो ये कहीं न कहीं वंशानुक्रम पर आधारित हो सकता है, और ये हमारे अनुभव पर, हमारे इन्वायरमेंट यानी हमारे वातावरण पर और हमारे अधिगम पर ये आधारित होता है। और दोनों ही कैसी योग्यताएं हैं, दोनों ही सामान्य योग्यताएं हैं। तो तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत में केवल यही था और कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट। ये सिद्धांत भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं 8वें सिद्धांत की, जो है बहुबुद्धि सिद्धांत। और इसको आप लिख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सिद्धांत ये है। ज्यादातर जो क्वेश्चन इस चैप्टर में बुद्धि के सिद्धांत से बनते हैं वो इसी सिद्धांत से कवर किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सिद्धांत की, और फिर मैं यहाँ पे कुछ भाग लिखे हैं आप बुद्धि के, हम उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में जानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इन्हीं से बनते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनते क्वेश्चन, आपको यहीं से देखने को ज्यादा मिलेंगे। तो उसको मैं समझाऊंगी। अभी चलिए पहले जान लेते हैं इसके सिद्धांत में कि इसका प्रतिपादक क्या है, इसमें कहा क्या गया है। तो इसके जो प्रतिपादक है वो है हार्वर्ड गार्डनर, जिन्होंने 1983 ईस्वी में इस सिद्धांत के बारे में अपनी राय रखी थी। तो हार्वर्ड गार्डनर ने क्या कहा था, तो इनके अनुसार इन्होंने 3 कारकों पर ज्यादा बल दिया था। तो बुद्धि के 3 कारक पे इन्होंने ज्यादा बल दिया था। वो बुद्धि के 3 कारक क्या है, यानी बुद्धि के बारे में उनकी राय क्या थी, उन्होंने क्या अपनी राय दी थी इस बुद्धि के बारे में कि बुद्धि किस तरह की है। तो इन्होंने ये कहा कि जो बुद्धि का स्वरूप है वो एकाकी न होकर, यानी एक न होकर कहीं न कहीं बहुकारकी है, ठीक है। बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकी है। दूसरा इन्होंने कहा कि जैसे हर व्यक्ति की अलग अलग बुद्धि होती है, ठीक है, और प्रत्येक बुद्धि यानी अपने अंदर भी, हमारे अंदर हर काम के लिए अलग अलग तरह की बुद्धि हुई होती है, जो कि अभी आप इसमें देखेंगे। तो प्रत्येक बुद्धि क्या है, एक दूसरे से अलग अलग है। तो जैसे आप अगर डांस करते हैं तो उसमें अलग तरह की बुद्धि काम करती है, अगर आप नृत्य करते हैं अगर आप गाना गा रहे हैं तो उसमें अलग तरह की बुद्धि इन्वॉल्व होती है। तो इनका ये कहना है कि जो
बुद्धि है वो क्या है, एक दूसरे से स्वतंत्र है, यानी एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। तो इनका ये कहना था कि प्रत्येक बुद्धि क्या है, कहीं न कहीं एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, जो कि इनका सेकेंड पॉइंट है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति यानी प्रत्येक इंसान में एक तरह की विलक्षण योग्यता होती है। ठीक है, ये बुद्धि के बारे में इन्होंने अपनी ये राय रखी थी। इसके बाद इन्होंने बुद्धि के 8 भाग बताए थे, जो कि क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं यहीं से बनेगा। जैसा मैंने कहा, किस तरह से बनेगा पहले आप ये जान लीजिए, फिर मैं 1-2 क्वेश्चन भी आपको बता दूंगी कि किस तरह से वो पूछ सकता है। तो बुद्धि के भाग में इन्होंने बताया कि 8 तरह की बुद्धि यूज होती है। हमारे व्यक्ति के अंदर 8 तरह की बुद्धि हो सकती है। एक है भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि, अंतः पारस्परिक बुद्धि, अंतः वैयक्तिक बुद्धि और नैसर्गिक बुद्धि या प्राकृतिक बुद्धि। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं क्या है भाषाई बुद्धि। जैसे अगर हमारे अंदर भाषा से संबंधित, ठीक है, यानी अगर हम कोई नई भाषा सीख रहे हैं तो उसमें भाषा से संबंधित अगर हमारे अंदर कोई भी क्षमता है, उसका विकास हम कर रहे हैं, तो उस भाषा संबंधी जो विकास हमारे अंदर होगा उसमें जो बुद्धि इन्वॉल्व होगी, जिस बुद्धि का हम यूज करते हैं वो बुद्धि होगी भाषा। तो भाषा से आप समझ जाइए कि अगर भाषा संबंधी क्षमता का विकास हो रहा है तो उसमें जो बुद्धि होगी वो भाषाई बुद्धि होगी। ठीक है, अब आते हैं तार्किक गणितीय। तो तर्क और गणित, ठीक है, 2 वर्ड आपको देखने को मिले। तो यानी अगर कहीं पर भी तार्किक क्षमता और कहीं पर चिंतन सोच रहा है व्यक्ति, कुछ ज्यादा उसके डिटेल के बारे में तर्क दे रहा है, तर्क वितर्क में, या फिर कोई गणितीय कार्य वो कर रहा है, कैलकुलेशन कर रहा है। ठीक है, जहां पर भी इस तरह की कार्य होगा उससे संबंधित जो बुद्धि इन्वॉल्व होगी वो बुद्धि होगी तार्किक गणित बुद्धि। ठीक है, यानी तर्क और गणित के कार्य में जो बुद्धि इन्वॉल्व होती है, इन क्षेत्रों में जो बुद्धि इन्वॉल्व होती है, जिस बुद्धि का उपयोग होता है वो बुद्धि होती है तार्किक गणितीय बुद्धि। ठीक है, इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, समझ लेंगे तो आपको आराम से आ जाएगा। अब आते हैं स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि में आपको कौन सा वर्ड दिखा, स्थान दिखा स्थान। तो स्थान का मतलब ये कि जैसे जब कोई व्यक्ति अंतरिक्ष बारे आप जानते होंगे कि अंतरिक्ष यात्रा लोग करते हैं, या फिर अगर कोई व्यक्ति मानसिक कल्पनाओं के आधार पर कुछ कार्य कर रहा है, तो जहां पर भी अंतरिक्ष यात्रा व मानसिक कल्पनाओं के दौरान अगर जो बुद्धि यूज होगी, ठीक है, अंतरिक्ष यात्रा के दौरान या फिर मानसिक कल्पनाओं का अगर हम चित्र बनाए कि हमने ये चीज सोची, यानी वहां पर हम क्या कर रहे हैं, अपनी थॉट्स को रख रहे हैं या फिर हम एक तरह की यात्रा कर रहे हैं, तो वहां पर जो बुद्धि यूज होगी स्थान से रिलेटेड अगर वो है तो वहां पर जो बुद्धि का यूज होगा वो होगी स्थानिक बुद्धि। तो अंतरिक्ष यात्रा के दौरान या फिर मानसिक कल्पनाओं के दौरान जो बुद्धि यूज होती है वो बुद्धि होती है स्थानिक बुद्धि। ठीक है, अब बात करते हैं शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गति का मतलब जहाँ पर शारीरिक क्रियाएं होती हैं, जब हम शारीरिक क्रियाओं के दौरान जिस बुद्धि का प्रयोग करते हैं वो बुद्धि हमारी शारीरिक गतिक बुद्धि होती है। अब शारीरिक गति के दौरान हम क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे हम व्यायाम करते हैं, हम नृत्य करते हैं, वो जब हम डांस करते हैं नृत्य करते हैं, या फिर हम व्यायाम करते हैं। ठीक है, तो इन सब में यानी सर्कस, हम जब अगर आप सर्कस गए होंगे तो सर्कस में जो व्यक्ति अपना सर्कस दिखाता है उन सब क्षेत्रों में क्या होता है, वहां पर कहने के वो शारीरिक गति करता है और उसमें जो बुद्धि इन्वॉल्व होगी यानी शारीरिक गति क्षमता के अंतर्गत जो भी कार्य हम करते हैं उसके अंतर्गत जो बुद्धि इन्वॉल्व होगी उसे हम कहेंगे शारीरिक गतिक बुद्धि। ठीक है, ये भी इजी है। अब बात करते हैं संगीतिक बुद्धि। संगीतिक बुद्धि आपको नाम से पता है, संगीत है इसमें, तो संगीत के क्षेत्र में अगर जिस बुद्धि का हम प्रयोग करते हैं वो सांगीतिक बुद्धि हो गई। सिंपल, जब गाना गाते हैं तो उसमें जो बुद्धि इन्वॉल्व होगी वो सांगीतिक बुद्धि होगी। अंतः पारस्परिक बुद्धि, इसको समझिए, और अंतः वैयक्तिक बुद्धि, दो अलग अलग है। तो अंतः पारस्परिक बुद्धि जो हम सामाजिक व्यवहार करते हैं, ठीक है, समाज में हम रह रहे हैं, उस पर अगर हम सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत जो भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें जो बुद्धि यूज होती है उसको कहते हैं अंतः पारस्परिक बुद्धि। ठीक है, सामाजिक पारस्परिक सहयोग की भावना है जो भी, तो वो समाज के अंतर्गत होती है, और समाज के अंतर्गत जब हम सामाजिक व्यवहार करते हैं उसमें जो बुद्धि यूज होती है वो होती है अंतः पारस्परिक बुद्धि। जबकि अंतः वैयक्तिक का मतलब वैयक्तिक यानी इंसान क्या है, खुद के बारे में अवलोकन करने लगा,
खुद का बोध कर लिया, उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं। यानी आत्मबोध करना, खुद को पहचानना या स्वयं की भावना को क्या करना, समझना या अपनी खुद की कौशल क्षमता को पहचानने में, यानी खुद के बारे में पूरी तरह जब हम अपने वो करते हैं, अवलोकन करते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं, अपनी क्षमता को जानने की कोशिश करते हैं, खुद के बारे में अवलोकन करते हैं, तो वहां पर जो बुद्धि यूज होती है, व्यक्ति का मतलब खुद से लगाइए, ठीक है, खुद। तो जहां पर खुद के बारे में, आत्मबोध के बारे में बात करते हैं, वहां पर जो बुद्धि यूज होगी वो होगी अंतः वैयक्तिक बुद्धि। फिर लास्ट में आता है नैसर्गिक बुद्धि या प्राकृतिक बुद्धि। तो नैसर्गिक से तो नहीं, लेकिन प्राकृतिक से आप समझ जाइए कि प्रकृति के बारे में है। तो जहां पर भी प्राकृतिक चीजों के बारे में या प्राकृतिक सौंदर्यों के बारे में अगर हम उसके बारे में उसको परख रहे हैं, पेड़ पौधों या जीव जंतुओं के बारे में परख रहे हैं, या फिर नेचुरल ब्यूटी के बारे में अगर हम कुछ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, अर्थात नेचर से रिलेटेड जो भी चीजें अगर हम अपने जिस नेचर के क्षेत्र में, अगर यानी प्रकृति के क्षेत्र में अगर हम जिस बुद्धि का प्रयोग करते हैं, वो बुद्धि हमारी कहलाएगी नैसर्गिक बुद्धि। ठीक है, तो ये था कंप्लीट बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में। मैंने कहा था अब हम क्वेश्चन बताएंगे आपको किस तरह से एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे वो कभी कभी कह सकता है कि मान लिया कि रीना जो है वो बहुत कक्षा 8 की स्टूडेंट है, वो बहुत अच्छा नृत्य करती है, तो बताइए कि वहां पर किस तरह की बुद्धि का उपयोग होगा। तो नृत्य किसमें आता है, शारीरिक गति बुद्धि में। मैंने कहा था इन सब चीजों क्षेत्रों में जो बुद्धि यूज होगी, नृत्य हुआ, सर्कस हुआ, व्यायाम हुआ, तो उसमें जिस तरह की बुद्धि यूज होगी वो हमारी शारीरिक गतिक बुद्धि होगी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि प्राकृतिक सौंदर्यों को परखने में किस तरह की बुद्धि यूज होती है, तो वो नैसर्गिक बुद्धि होगी, क्योंकि प्राकृतिक समझ लीजिए नेचर से रिलेटेड है, तो वो नैसर्गिक बुद्धि होगी। तो इस तरह से आपको पूछ सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अब लास्ट हम देख लेते हैं हमारा त्रिपाची सिद्धांत। तो इसमें इसके जो प्रतिपादक है वो है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। ठीक है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग है और इन्होंने बुद्धि को 3 भाग में बांटा। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा था। तो इन्होंने बुद्धि के बारे में कहा था कि बुद्धि जो है वह योग्यता है जिसके अनुरूप व्यक्ति क्या करता है, स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। यानी जब व्यक्ति जो है वो खुद को क्या करता है, पर्यावरण के अनुकूल बना लेता है, उसमें जो बुद्धि होती है वो होती है, यानी उस बुद्धि की जो योग्यता है वो इन्होंने बताया था रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। यानी इनके अनुसार बुद्धि क्या है, बुद्धि वह योग्यता है जिसके अनुरूप जो व्यक्ति है वो क्या करता है, स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। अब इन्होंने जो है वो उन्होंने बुद्धि को 3 भाग में बांटा था। वो 3 भाग कौन कौन से हैं, ये देख लेते हैं। एक तो है घटकी या विश्लेषणात्मक बुद्धि, एक है हमारा अनुभाविक बुद्धि और एक है हमारा व्यवहारिक बुद्धि। इस घटकी बुद्धि के अंतर्गत इन्होंने 3 प्रकार बताए थे, ज्ञानार्जन घटक, उच्च घटक या अधिक घटक और निष्पादन घटक। ठीक है, इन 3 चीजों के 3 स्टेप बताए थे, यानी 3 प्रकार बताए थे। तो इसमें क्या करता है, जैसे हमारे पास कोई भी समस्या है तो क्या करता है, उस समस्या का निराकरण के लिए जब व्यक्ति सूचनाओं का विश्लेषण करता है, तो सूचनाओं का विश्लेषण करना जो है वो विश्लेषणात्मक बुद्धि के अंतर्गत आएगा। अब हमारा आता है अनुभाविक बुद्धि। तो अनुभाविक बुद्धि के क्या अंतर्गत व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति जो है वो नई समस्या के समाधान हेतु क्या करता है, जो उसके अनुभव है, पहले के अनुभव, जैसे हमारे पास आज कोई समस्या आ गई, हमारे पास जो हमारा पुराना एक्सपीरियंस है, हम क्या करते हैं उस पुराने एक्सपीरियंस का, पुराने अनुभव का इस नई समस्या को समाधान करने में प्रयोग करते हैं। तो इसके अंतर्गत यानी इस बुद्धि के अंतर्गत यही कहता है कि जो व्यक्ति है वो नई समस्या के समाधान हेतु अपने पुराने अनुभवों को क्या करता है, प्रयोग करता है। इस बुद्धि के अंतर्गत अनुभाविक बुद्धि के अंतर्गत। और व्यवहारिक बुद्धि के अंतर्गत क्या है कि जो व्यक्ति है वो प्रतिदिन की जो भी उसकी वातावरणीय मांग है, यानी प्रतिदिन के जो भी उसके रहने खाने के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं, जो भी उसके काम है, व्यवहारिक जिंदगी जो उसकी है, तो उस वातावरण में जो वो रह रहा है, जिस समाज के अंतर्गत रह रहा है, तो उसकी वातावरणीय जो मांग है उसकी समस्या से वो किस बुद्धि के द्वारा निपटता है, तो वो होती है उसकी व्यवहारिक बुद्धि। यानी व्यक्ति जो है वो प्रतिदिन की वातावरणीय मांगों की समस्या से इस व्यवहारिक बुद्धि के माध्यम से निपटता है, यानी उस बुद्धि की वो यूज करता है इन सब चीजों में।
तो ये था हमारा कंप्लीट आज का वीडियो। मैंने कहा था इसके 3 प्रकार है, ज्ञानार्जन, उच्च घटक और निष्पादन। तो इस पे आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, ये सब पूछता नहीं है। मेन मैंने बताया किसमें से आपको पूछता है, ज्यादा से ज्यादा आपको इन सब चीजों के बारे में पूछ सकता है और कुछ ज्यादा डिटेल में तो पूछता नहीं है। तो ये हमारा था पार्ट 3 और इसी के साथ हमारा जो बुद्धि के सिद्धांत है वो कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में केवल एक चीज और बची है, जो आपकी बुद्धि लब्धि से रिलेटेड चीजें हैं वो। तो बुद्धि लब्धि में आपकी विशिष्ट योग्यता, मानसिक क्षमता, समान मानसिक क्षमता, ये सब चीजें हैं। तो वो हमारा लास्ट पार्ट होगा और लास्ट पार्ट में हम उसको कवर करेंगे। वो भी छोटा सा वीडियो होगा, तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आज की वीडियो पसंद आई तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा जरूर अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि अपना सपोर्ट, अपना प्यार चैनल को देते रहिएगा। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।